लेक्चर नंबर 12 एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। हम लोग टिश्यूज़ की डिफरेंट टाइप पढ़े थे पीछे। हम लोगों ने सारी कार्डिक मसल्स टिश्यू, बोन मसल्स टिश्यू, ये सारा कुछ पढ़ लिया। आज हम लोगों ने पढ़ना है नर्वस टिश्यू। ठीक है कि नर्वस टिश्यू क्या होता है, वो किन सेल से बना होता है। मैंने बताया था कि सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन और फिर ऑर्गन सिस्टम। तो आज हम लोग डिटेल में पढ़े नर्वस टिश्यू कि नर्वस टिश्यू किसे कहते हैं, नर्वस टिश्यू किन सेल से बना हुआ होता है। पेज नंबर 41 खोलें, वहाँ से आप लोग स्टार्ट करें नर्वस टिश्यू की रीडिंग हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वास्ट नंबर ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स स्पॉटेड बाय स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू न्यूरोग्लिया। अब ये नर्वस टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, ये नर्वस टिश्यू हमारे नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। हम लोगों ने 5-6 सिस्टम एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हम लोगों ने पहले पढ़ चुके थे, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह, उसमें हम लोगों ने नर्वस सिस्टम भी पढ़ा था। अब वो जिन सेल से बना हुआ होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन। बहुत ज़्यादा सेल से बना होता है, उन सेल्स को क्या कहते हैं, न्यूरॉन, जो कि सपोर्ट होता है स्पेशल काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिनको हम लोग न्यूरोग्लिया कहते हैं। समझ आ गई है ना। ईच न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी एंड इट पोजेसेस वन एक्सॉन एंड मेनी डेंड्राइट्स। अब हर न्यूरॉन जो सा होता है उसके अंदर एक सेल बॉडी होती है, उसका एक्सॉन पार्ट होता है, उसका रिमेनिंग पार्ट होता है। ठीक है, अब जो सेल बॉडी है उसका मोस्ट सेंसिटिव पार्ट जो सा होता है डेंड्राइट होता है। ठीक है, इसी से सारा मैसेज वगैरह ट्रांसमिट इम्पल्स वगैरह होती है। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस तरह के न्यूरॉन कहीं ज़्यादा मिलेंगे और नर्वस सिस्टम बनाएंगे, मिलकर एक नर्वस टिश्यू बना के एक सिस्टम को प्रोसीड करेंगे। उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम। अब मैं दोबारा एक बार पार्ट्स बता देती हूँ। न्यूरॉन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट। ये 3 पार्ट्स खास हैं, अहम पार्ट जो हैं वो ये 3 पार्ट्स हैं। आप लोगों ने एक्सॉन के ये आप लोगों ने न्यूरॉन के ये 3 पार्ट हाल में अच्छी तरह से याद करने हैं। न्यूरॉन्स आर commonly refer to simply as nerve cells। इनको न्यूरॉन के अलावा नर्व सेल्स भी कहते हैं। न्यूरॉन का सेकंड नेम क्या है, नर्व सेल। तो आपको कहीं पे भी नर्व सेल मेंशन हो तो आप लोगों ने न्यूरॉन की ही डेफिनेशन लिखनी है। नर्व सेल्स वेरी कंसिडरेबली इन साइज एंड इन शेप बट दे आर ऑल टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेक्ड आई। अब जो इनका साइज है वेरी करता है लेकिन इतनी खास हद तक नहीं करता, बस इस तरह का साइज है, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा कम लंबा हो जाएगा। एक साइज जो सा इसका कंसिडरेबल है और इसके अलावा ये इतना छोटा होता है कि आम आंख से हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं, हमें उसके लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर फाउंड इन दी नर्वस सिस्टम। अब जो नर्वस सिस्टम है जो कि नर्वस टिश्यू से बना हुआ है, नर्वस टिश्यू कौन से सेल से बना हुआ है, न्यूरॉन सेल से बना हुआ है। उसकी 2 टाइप्स हैं। कौन सी 2 टाइप्स हैं, एक्साइटेबल सेल्स, नॉन एक्साइटेबल सेल्स। इन दोनों में फ़र्क क्या हम वो पढ़ लेते हैं। एक्साइटेबल सेल्स किन्हें कहते हैं, दीज आर कॉल्ड न्यूरॉन्स एंड दे इनिशिएट, रिसीव, कंडक्ट एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। न्यूरॉन का क्या काम है, न्यूरॉन का काम है कि वो मैसेज को सेंड करता है, ट्रांसमिट करता है, कंडक्ट करता है, आगे पीछे लेके जाता है। आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, मैं एक मिसाल दे देती हूँ कि जो हम लोग गर्म चाय के कप को हाथ लगाते हैं तो वो जो हम लोगों को फील आती है ब्रेन में कि ये गर्म है, तो ये सारी की सारी हाथ से दिमाग तक जो फील होती है, ये सारा का सारा जो सा न्यूरॉन काम करता है। ये हाथ से लेकर दिमाग तक हमें बताता है कि हमने कोई बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ टच की है। तो ये जो मैसेज है ये सेंड करना, कंडक्ट करना, रिसीव करना, भेजना, ये सारा का सारा काम कौन कर रहा है, नर्व सेल कर रहा है, न्यूरॉन कर रहा है, नर्व इम्पल्सेस कर रही हैं। तो समझ आ गई ना, ऐसे जो एक्टिवली कंडक्ट कर रहे हैं, जो रिसीव कर रहे हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे, एक्साइटेबल सेल्स भी कहेंगे। ठीक है, उसके बाद नॉन एक्साइटेबल सेल्स की बात करें, दी स्पोर्ट्स, दी न्यूरॉन्स। अब इसके अलावा जो नर्वस टिश्यू में दूसरे किस्म के सेल होते हैं वो ऐसे सेल होते हैं जो न्यूरॉन को सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो न्यूरॉन सेल्स होते हैं जो कंडक्ट, रिसीव, ट्रांसमिशन के एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, मैसेज को कंडक्ट कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं, ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। लेकिन उसकी तरफ नर्वस सिस्टम में दूसरी किस्म के ऐसे सेल होते हैं जो न्यूरॉन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। न्यूरॉन नहीं होते हैं लेकिन न्यूरॉन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। समझ आ गई है ना। नीचे आप लोगों को बड़ी सारी डायग्राम दी गई है, ये डायग्राम आप लोगों को अच्छी तरह आती है और आप लोगों ने 2-2 बार बनानी भी है। आगे नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट पेज पे 42 पेज नंबर पे नर्वस टिश्यू की प्रॉपर इन्होंने डायग्राम बनाई है, न्यूक्लियस बनाया हुआ है, सेल बॉडीज सारी बनाई है। ठीक है, इस तरह इन चीज़ों से आगे आगे मैसेज ट्रांसफर होता है। आगे आ जाओ नेक्स्ट पेज नंबर 43 पे, उस पर आज हम लोग नेक्स्ट टिश्यू स्टार्ट करेंगे, बोन टिश्यू। पहले हम लोगों ने कौन सा पढ़ा, नर्वस टिश्यू। ऐसा टिश्यू जो नर्वस सिस्टम बनाता हो, किन सेल से बना होता है, न्यूरॉन, मैसेज ट्रांसमिट, कंडक्ट वगैरह करने के लिए ये सिस्टम इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम लोग करेंगे बोन टिश्यू। बोन टिश्यू जिसको हम लोग ऑसियस टिश्यू भी कहते हैं, इसका सेकेंड नेम है। क्या काम है, बोन हमें पता है किससे कहते हैं, हड्डी। जितनी भी हड्डियाँ हैं हमारे जिस्म में जिन टिश्यू से बनी है, जिन सेल से बनी है, बोन सेल से बनी हुई हैं, मिलकर
मिलकर बोन टिश्यूज़ बनाती हैं, फिर बोन बना देती हैं। तो वो सारा प्रोसीजर क्या हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। बोन इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू सख्त टिश्यू की एक मिसाल है, और बोन बहुत ज़्यादा हमें पता है सख्त होती है, ठीक है। लाइक अदर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू द बोन ऑसियस टिश्यू ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस और मैट्रिक्स। दूसरी कनेक्टिव टिश्यू की मिसालें जैसे हम लोगों ने नर्वस टिश्यू पढ़ा है, उससे पहले कार्डिक मसल टिश्यू वगैरह पढ़े हैं, उन सब की भी अंदर इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस भी होते थे और सेल पर भी मुश्तमिल होते थे। इसी तरह जो बोन टिश्यू है वो भी सेल पर भी मुश्तमिल है और उसके सेल्स के अंदर का सामान भी है, इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस भी है, जिसको हम लोग मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। द मैट्रिक्स ऑफ बोन्स कि जिन सेल से बोन बनी है उन सेल्स के अंदर वाले जितनी भी जगह है, जितनी भी एरिया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स ऑफ बोन्स हैज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग रिजिड। अब वो मैट्रिक्स बोन की क्या खासियत है, उसकी ये खासियत है कि वो रिजिड होती है, सख्त होती है बहुत ज़्यादा। हमें पता है कि बोन कितनी ज़्यादा टाइट और सख्त होती है, बिकॉज इट इज़ इम्प्रेगनेटेड विद मिनरल सॉल्ट्स मेनली कैल्शियम फॉस्फेट। क्यों इतनी ज़्यादा सख्त होती है, सोचने वाली बोन्स है। बाकी हमारे जितने भी जिस्म के हिस्से हैं, खाल वगैरह दूसरी चीज़ें, ये इतनी सख्त नहीं होती, लेकिन हड्डियां, हमारा ढांचा इतना ज़्यादा सख्त क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उसकी जो मैट्रिक्स होती है, जो उसका सेल्स के अंदर वाला हिस्सा होता है, वो इम्प्रेगनेटेड होता है, वो सैचुरेटेड होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। किससे? कैल्शियम फॉस्फेट से, ठीक है। हमारी बोन्स जो से कैल्शियम फॉस्फेट की बनी है, कैल्शियम फॉस्फेट उसमें बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो रिजिड होती हैं, बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं हड्डियाँ हमारी। हिंस द चीफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बोन टिश्यू इज इट्स टफनेस एंड हार्डनेस। तो प्रॉपर्टी, खसूसियत जो सी है बोन की, वो क्या है कि बहुत ज़्यादा टफ होती हैं, हार्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं। आगे हम लोग बोन सेल्स देख लेते हैं कि बोन सेल कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं। देयर 3 डिफरेंट सेल्स टाइप्स आर फाउंड इन दी ओसियस टिश्यू। ओसियस टिश्यू मतलब बोन टिश्यू के अंदर 3 किस्म के सेल होते हैं। हर बोन के अंदर 3 किस्म के सेल होते हैं। हर बोन 3 किस्म के सेल से बनी हुई होती है। कौन कौन से? ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोसाइट्स। इन तीनों का काम भी अलग अलग है, ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ओस्टियोब्लास्ट सेल के बोन्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, बोन फॉर्मेशन करते हैं। ओस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं? ओस्टियोक्लास्ट भी जो से न्यूली बोन फॉर्मेशन करते हैं, उसको मेंटेन भी करते हैं साथ। उसके बाद जो ओस्टियोसाइट्स होते हैं वो लिविंग बोन सेल्स होते हैं, जो न्यू लिविंग बोन सेल्स होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट 3 टाइप्स हैं बोन सिर्फ और सिर्फ 3 के बोन के सेल सिर्फ और सिर्फ 3 किस्म के हो सकते हैं। कौन कौन से? ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोसाइट। ये 3 नाम आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद करना है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बोन मैट्रिक्स की। मैंने बता दिया ना कि बोन मैट्रिक्स किसे कहते हैं, बोन के अंदर वाला हिस्सा किस। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं बोन मैट्रिक्स। बोन मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जो बोन के अंदर की जितनी भी कैविटी है, जितनी भी एरिया है, जितना भी जगह है ना बोन के अंदर वाला, उसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। अब हम लोग रीड कर लेते हैं पेज नंबर 43 पे। दी बोन मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। जो बोन की मैट्रिक्स है, जो बोन का अंदर वाला हिस्सा है ना, वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स पर भी मुश्तमिल होता है और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स पर भी मुश्तमिल होता है। ऑर्गेनिक जो हाइड्रोकार्बन्स वाले मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो मिनरल्स वगैरह जितने भी होते हैं, मिनरल सॉल्ट्स वगैरह, वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में आते हैं। तो बोन की जो मैट्रिक्स है उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी होते हैं। द इनऑर्गेनिक मिनरल components of bone matrix are responsible for hardness of bone tissue and constitute about 65% of the dry weight of the bone। वो कहते हैं कि जो बोन मैट्रिक्स का इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, मिनरल्स वगैरह, वो बोन की हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो बोन की टफनेस और हार्डनेस ऊपर हमने पढ़ी है ना कि बोन जोन सा सबसे ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू, हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये बोन हार्ड क्यों होते हैं? वो मैट्रिक्स के अंदर मौजूद इनऑर्गेनिक मिनरल या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की वजह से हार्ड होते हैं। और जो बोन जोन सी है वो 65% जोन सी है ना इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की बनी हुई होती है। कितनी? 65% इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से बनी हुई होती है बोन। Calcium and phosphate are chief bone minerals, but substantial quantities of sodium, magnesium carbonate and citrate are also found. Calcium and phosphorus are present also small quantity. अब वो कहते हैं कि मेन जो चीफ कंपोनेंट्स हैं, जो सबसे अहम कंपोनेंट्स हैं बोन के अंदर, वो तो कैल्शियम और फॉस्फेट है। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं जो मेन कंपोनेंट्स है बोन जिससे खास तौर पर बनी हुई होती है, वो कैल्शियम और फॉस्फेट की वजह से बनी हुई होती है। अब इसके अलावा उसके अंदर क्या क्या पाया जा सकता है? सोडियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सिट्रेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ये चीज़ें भी छोटी क्वांटिटी में, कम तादाद में, कम
तादाद में जो मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हो सकती है। कैल्शियम और फॉस्फेट के अलावा ये चीज़ें भी मौजूद हो सकती हैं, लेकिन चीफ कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? कैल्शियम और फॉस्फेट। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। बोन मैट्रिक्स की समझ आ गई कि जो बोन के अंदर वाली जितनी भी कैविटी है, एरिया, उसको हम लोग बोन की मैट्रिक्स कहते हैं। वो उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, लेकिन बोन का जो 65% हिस्सा है वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बनाते हैं, और हार्डनेस जो बोन की है वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की ही वजह से है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ बोन, कि बोन किस किस किस्म की हो सकती है। बोन्स आर क्लासिफाइड एज लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन, सेस्मॉइड बोन। जो बोन है वो लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, चिपटी भी हो सकती है, और सेस्मॉइड भी हो सकती है, मतलब गोल एक टोपी की तरह की हो सकती है, कैप की तरह हो सकती है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इनको डिटेल से पढ़ लेते हैं। लॉन्ग बोन, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 44। लॉन्ग बोन्स कैसे कहेंगे? दीज कंसिस्ट ऑफ अ शाफ्ट एंड 2 एक्सट्रीमिटीज, एज द नेम सजेस्ट द लेंथ इज मच ग्रेटर देन द विड्थ। एग्जांपल्स इंक्लूड द फेमर, टिबिया एंड फिबुला। सबसे पहले मैंने लॉन्ग बोन को एक्सप्लेन किया है। लॉन्ग बोन नाम से आपको पता चल रहा होगा, लॉन्ग, लंबी, लंबी हड्डी, जिस्म की जितनी भी लंबी हड्डियां होंगी उनको लॉन्ग बोन कहेंगे। ऐसी बोन जिसकी लेंथ ज्यादा हो, जो ग्रेटर इन लेंथ हो और विड्थ उसकी कम हो, तो ऐसी बोन को हम लोग क्या कहेंगे? लॉन्ग बोन कहेंगे। अब इन्होंने आगे मिसालें दी हैं, तो हमारे जिस्म के लंबे हिस्से कौन से हैं? जो हमारे अपर और लोअर लिम्स हैं वो हमारे जिस्म के लंबे हिस्से हैं, इनके अंदर लंबी लंबी हड्डियां हैं। तो अगर हम अपने लोअर लिम, नीचे टांग की, एक टांग की बात करें तो थाई के अंदर कौन सी बोन होती है? फीमर जो सी है वो थाई के अंदर होती है, वो लॉन्ग बोन है। इसके अलावा नीचे वाले जितनी भी नीचे वाले जो दरमियान वाला हिस्सा है, पाँव और थाई के दरमियान वाला हिस्सा है, इसमें 2 बोन्स आती हैं, कौन सी? टिबिया एंड फिबुला। इनको भी हम लोग लॉन्ग बोन्स कहते हैं। इसी तरह हमारे बाजू के अंदर इस एरिया के अंदर लॉन्ग बोन आती है, कौन सी? ह्यूमरस। ठीक है, ये सारी लॉन्ग बोन्स के एग्जाम्पल है। इनकी लंबाई ज्यादा है, लेंथ में ये ग्रेटर है, लेकिन विड्थ इनकी छोटी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टाइप्स कौन सी थी? शॉर्ट, इरेगुलर, फ्लैट एंड सेस्मॉइड बोन। These have no shafts or extremities and are diverse in shape and size. इनके शाफ्ट्स और एक्सट्रीमिटीज नहीं होती, लेकिन इनकी शेप में बहुत डाइवर्जेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इनकी शेप और साइज के अंदर। ठीक है, शॉर्ट आप लोगों को पता है छोटी होंगी, इरेगुलर टेढ़ी मेढ़ी होंगी, फ्लैट चिपटी सी होंगी। ठीक है, ये सब आपको पता चल रहा है। आगे एग्जाम्पल से आपको मजीद साफ साफ समझ आ जाएगी कि पहली एग्जाम्पल है शॉर्ट बोन्स, कार्पल्स। विस्ट, जो आपकी कलाई के अंदर 8 बोन्स होती हैं, जो आपकी कलाई के अंदर, उनको हम लोग क्या कहते हैं? कार्पल्स बोन कहते हैं। ये बहुत छोटी होती हैं, सर्कुलर होती हैं, यहाँ पे 8 बोन्स पाई जाती है, जिन्हें हम कार्पल्स कहते हैं। इसी तरह हमारे पाँव के अंदर, टखने के अंदर जो सी है ना, 7 बोन्स पाई जाती है, जिन्हें हम टार्सल्स कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई है ना? ये छोटी छोटी बोन्स हैं, जो शॉर्ट बोन्स जिनको हम कहते हैं। इसके अलावा इरेगुलर बोन्स, इसकी क्या मिसाल है? वर्टिब्रल एंड सम स्कल बोन्स। कुछ स्कल की ऐसी बोन्स हैं जो इरेगुलर हैं, जिनकी एक खास शक्ल नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी सी है। इसके अलावा जो हमारी रिब के अंदर इसके अलावा जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर वर्टिब्रा हैं, 33 पेयर ऑफ वर्टिब्राज हैं, वो क्या हैं? वो इरेगुलर इन शेप हैं। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी शक्ल के हैं। उसके बाद आगे हम बात करते हैं फ्लैट बोन, जो चिपटी बोन्स है ना, स्टर्नम, जैसा कि स्टर्नम, रिब्स एंड मोस्ट स्कल बोन्स। आदि जो स्कल की बोन्स हैं वो फ्लैट हैं। फेशियल बोन्स की हम बात करें तो वो फ्लैट हैं ज़्यादातर, और जो रिब्स हैं हमारी, जो चेस्ट को कवर कर रही हैं बोन्स आगे की तरफ से, तो वो रिब्स जो होती हैं वो भी फ्लैट होती हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? फ्लैट बोन कहा जाता है। सेस्मॉइड बोन, पैलेट, नी कैप, जो हमारे घुटने के ऊपर जो बोन होती है, जो कैप बना रही होती है, एक गुंबद नुमा शक्ल बना रही होती है, एक सर्कल सी शेप बना रही होती है। पटेला जो बोन होती है वो एक कैप बना रही होती है, उसको, वो कौन सी बोन है? सेस्मॉइड बोन है। ठीक है, उसको हम लोग सेस्मॉइड बोन कहेंगे। तो ये आप लोगों को बोन्स की टाइप्स की समझ आ गई है। एग्जाम्पल्स से आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगी, तो आप लोगों ने एग्जाम्पल्स को अपने माइंड में ज़रूर रखना है, और ये MCQs में ज़रूर आ सकती हैं ये बातें। ठीक है, तो आप लोगों ने याद करना है। अगर कोई सवाल हो या समझ ना आए तो ज़रूर पूछेगा। अल्लाह हाफिज़।